गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की पर्यावरण की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है बीज बीज बीज। तो आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे बीजों की। तो बच्चों, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बीजों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इस चैप्टर में समझाई गई। चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं गोपाल की। गोपाल आज बहुत खुश था क्योंकि अगले दिन उसकी मौसी का परिवार गोपाल के यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए कुछ दिन के लिए आने वाला था। कि अचानक से यह सोच ही रहा था कि कल मौसी आएंगी और उनका पूरा परिवार आएगा और उनके बच्चों के साथ हम लोग मिलकर खूब खेलेंगे और घूमने के लिए भी बाहर जाएंगे। ऐसा गोपाल सोच ही रहा था कि अचानक उसकी माँ की गोपाल की माँ की आवाज आती है, गोपाल, मैं तुम्हारी बुआ के घर आज जा रही हूँ और कल मौसी को आना है, इसलिए मैं रात में तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन उनके लिए आप एक कटोरी चने नाश्ते के लिए फुला दें। इतना कह के माँ अपना बैग लेकर गोपाल के बुआ के यहाँ निकल पड़ती है। रात्रि का समय होता है और गोपाल को माँ की बताई हुई बात याद आती है और गोपाल एक कटोरी भर चने एक बड़े से कटोरे पे लेकर आता है, उसे फुला देता है। फुलाते हुए सोचता है कि मौसी लोग तो 7-8 लोग आने वाले हैं, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी फैमिली आने वाली है, तो क्या इतने थोड़े से चने में नाश्ते का जुगाड़ हो पाएगा? इतने थोड़े से चने में क्या सबके लिए नाश्ता पर्याप्त हो पाएगा? यह सोचकर गोपाल ने 3 कटोरी चने और लाकर भिगो दिए। यानी गोपाल ने 4 कटोरी चने रात में फुला दिए। सवेरे उसकी माँ घर आती हैं और फूलते हुए चने को देखकर बोलती हैं, गोपाल को बुलाती हैं, तुमने गोपाल इतने सारे चने क्यों फुलाए? गोपाल भी आश्चर्यचकित होकर देखता है कि मैंने चने तो ठीक ठाक ही फुलाए थे, लेकिन ये सारे चने इतने सारे कैसे हो गए और ज्यादा कैसे हो गए? और कुछ चने तो कटोरी से बाहर भी गिर गए। और वह इन सब बातों को सोचकर परेशान था कि चने की मात्रा रात्रि से ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी गोपाल की माँ बोल पड़ती है, कोई बात नहीं, जितने फुला दिए तब कोई बात नहीं, जो चने शेष बचेंगे उन्हें हम लोग आधे चने अंकुरित करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आपकी बुआ को अंकुरित चने बहुत पसंद है और डॉक्टर ने भी उन्हें कह रखा है कि आपको अंकुरित चने खाने हैं। तो गोपाल की माँ उस फूलते हुए चने में से कुछ चने निकालकर कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाती है और कपड़े को थोड़ा सा पानी डालकर उसको सींचकर एक किनारे टांग देती है या एक किनारे रख देती है। चर्चा करो। इसके बाद आपकी बुक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं चर्चा करने के लिए। हम लोग भी चलिए इन प्रश्नों पे बात करते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों भिगोई जाती हैं? तो आप भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ भी घर में बहुत सारी चीजें पकाने से पहले भिगोई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको सोयाबीन की बड़ी बनाना है, या फिर राजमा बनाना है, या फिर दालें पकानी है, तो दालों को भी बनाने से पहले बच्चों भिगोया जाता है और आपके घरों में भी ऐसा जरूर किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लोग पकाने से पहले या बनाने से पहले भिगो देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों, चीजों को, अनाज को पानी में फुलाने से या भिगोने से एक तो वो मुलायम हो जाते हैं, जिससे उनका पकना बहुत ही आसान हो जाता है, और साथ में यदि उनको भिगोने के पश्चात भी खा लिया जाए तो पचना भी आसान हो जाता है, जिससे वह पाचक हों और आसानी से पच जाएं, और यदि उनको पकाया जाए तो आसानी से पक भी जाए। इसलिए बहुत से खाद्यान्न या बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाने से पहले या खाने से पहले भिगोया जाता है। ऐसा आप बता सकते हैं इसके जवाब में। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है और कितना टाइम लगता है? तो आप दे सकते हैं कि आपके
चने हैं, मूंग हैं, या फिर सोयाबीन, जो भी आपके घर में भिगो कर खाया जाता हो, उन पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। तो सब बच्चे इसका जवाब देने में सक्षम होंगे, सब बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। और कुछ चीजें अंकुरित करके भी खाई जाती हैं और उनको उन खाद्यान्नों के अंकुरण में कितना टाइम लगता है, तो आप भी अपने घर में कुछ क्रियाकलाप करके, कुछ प्रयोग करके देख सकते हैं। क्या करेंगे कि अंकुरण के लिए अलग अलग पहले तो अनाज ले लेंगे और अलग अलग उनको अंकुरण कराकर देखेंगे किन बीजों को, किन खाद्यान्नों को अंकुरित होने में कितना टाइम लगा। क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित अनाजों को खाने की सलाह दी है? तो क्यों दिया है? बच्चों, जो अंकुरित अनाज होते हैं तो रोगियों को अक्सर डॉक्टर सलाह देते हैं, जिससे उन्हें एक तो पचने में आसान रहता है अंकुरित अनाज, पाचन तंत्र में हमारे सुधार करता है, और क्या करता है, आसानी से पच जाता है। और अंकुरित अनाज में बच्चों पर्याप्त मात्रा में रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं। तो इसलिए डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उसमें पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर रोगियों को अंकुरित अनाज खाने की सलाह देते हैं। ऐसा आप इसका जवाब बता सकते हैं। करके देखने के लिए कहा गया है, एक प्रयोग करना है आपको। कि कुछ अनाज के आपको बीज ले लेने हैं और उनको अलग अलग तरीके से अंकुरित कराकर देखना है। आप क्या करेंगे, कैसे अंकुरण कराएंगे? 3 कटोरियां आप ले लीजिए, ये 3-4 कटोरियां लेनी है। एक में क्या कर देना है, एक में चने के बीज रखने हैं आप, और कुछ नहीं करना। एक कटोरी में कुछ चने के बीज रख दीजिए। दूसरी कटोरी में क्या करेंगे, दूसरी कटोरी में भी चने के बच्चों बीज रखने हैं, चना रखना है आपको, और इस कटोरी को पूरा पानी से भर देना है, ऊपर तक पानी। अगली कटोरी पे क्या करेंगे, ये लीजिए, इस कटोरी के बीच में इस कटोरी में क्या करेंगे, एक रुई की परत लगा देंगे, है ना, कॉटन की एक परत लगा दिए, या फिर आप कपड़ा भी रख सकते हैं और कपड़े के ऊपर बीजों को रख देंगे, रुई के ऊपर या फिर बीजों को रख देंगे, और ऊपर से भी कपड़ा इसमें ढक देंगे, और कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पानी सींच देंगे। अब इन बीजों को देखते हैं कुछ दिनों तक रखकर, किन बीजों में अंकुरण सही तरीके से होता है, इनमें अंकुरण हो पाता है। हम पाते हैं कि पहली कटोरी पे जो बीज रखे गए थे, इनमें कोई अंकुरण नहीं हुआ। दूसरी कटोरी के जो बीज थे, यह भी फूल तो गए लेकिन अंकुरित नहीं हुए। तीसरी कटोरी के बीजों में बच्चों बहुत अच्छे से अंकुरण हो पाता है। तो बच्चों क्या है कि बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए, और साथ में उचित तापमान, तभी बीज अंकुरित होते हैं। तो पहली कटोरी में क्या था, पहली कटोरी के बीजों को तो हवा तो पर्याप्त मात्रा में मिल गई, लेकिन हवा बस से इनमें अंकुरण नहीं हुआ। दूसरे बीजों को, दूसरी कटोरी के बीजों को देख रहे हैं कि इसमें ये भी अंकुरित नहीं हो पाए, क्योंकि इनको तो पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन इनको हवा नहीं मिल पा रही है सही तरीके से। तीसरी कटोरी के बीज जो अंकुरित हो गए हैं, इनको हवा भी मिल रही थी और इनको पर्याप्त मात्रा में इनमें नमी भी मौजूद थी, इसलिए तीसरी कटोरी के जो बीज थे वो अंकुरित। दीदी नहीं, दीदी ये क्रियाकलाप करके आप भी अपने घर में देखें। भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 44, 44 नंबर पेज में पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ मिल गया आपको। चित्र बनाइए, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखिए और उसका चित्र बनाना है। गाड़ी भी खड़ी कर दी है सामने, गाड़ी अभी और बीच में महीना करना किनारे, गाड़ी खड़ी। हाँ उधर ही किनारे हैं, ज्यादा उतरते ना। हाँ तो हम इस तरह
वही जा रहे थे अस्पताल दिखवाने, हमने शुभम कहा की आवाज आ रही है? यस सर। अब वहाँ जाके मैं छुट्टी में हूँ 2 दिन से, अच्छा पता नहीं कुछ। अच्छा, माइक को म्यूट कर लें। मैं करती हूँ भैया। तो बच्चों क्या करना है आपको? अंकुरित बीजों के चित्र बनाने हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ उनके चित्र आप बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे भी देख सकते हैं अंकुरित बीज कैसा होता है। मान लीजिए चने के बीज को हम बना रहे हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे? चने का बीज होगा और इसमें से धागे नुमा संरचना को निकाल दीजिए। तो अंकुरित जो बीज होते हैं उसमें रेशा एक निकलता है, धागे नुमा एक रचना निकलती है। इसके पश्चात यदि कई दिनों तक बीज रखे रह जाए तो उसमें एक सूत्रौड निकलता है, धागे जैसी। इस धागे जैसी रचना को हम लोग, नीचे वाली संरचना को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मूलांकुर, और ऊपर वाली जो संरचना है, ऊपर वाला सूत्र है, इसे हम लोग प्रांकुर बोलते हैं। और ये हो गया प्रांकुर। बच्चों यही बड़े होकर नीचे वाला एक धागे नुमा जो रचना है, यही बड़ी होकर आगे चलकर जड़ का निर्माण करेगी, और ऊपर वाली जो संरचना है वो बड़ी होकर तने के रूप में बदल जाएगी, तने के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आपको भी करने के लिए कुछ काम दिया गया है कि आपको अपना गमला एक तैयार करना है। तो बुक में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें बताया गया है कि आप ये गमले को तैयार करिए, उसमें कुछ बीज को लगाना है, सरसों या फिर मेथी दाना, तिल, धनिया। बीज का नाम लिखिए, किस दिन बोया गया वो तारीख लिखना है, और कुछ दिनों के बाद बीज को देखते रहना है कि कब वह अंकुरित हुआ, कितने दिनों में अंकुरित हुआ है, और कब उस बीज में अंकुरण के पश्चात कब पत्तियां निकलनी शुरू हुई, उसकी लंबाई कैसे कैसे बढ़ रही है। ये सब बातें आपको ध्यान पूर्वक बीच बीच में देखना है, और उसकी पौधे की माप भी लिखते जाना है, कितने दिन में उसकी कितनी लंबाई बढ़ रही है। अगले पेज नंबर 45 में पता करो, क्या पता करना है? बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लग गए। पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में क्या अंतर? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में नया पत्ता निकल रहा है? क्या पौधे के तने में कुछ और बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं? ये सब बातें आपको देखनी है। चर्चा करो, क्या चर्चा करने के लिए कुछ चीजें हैं? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे? आप अपने गमले में 4-5 प्रकार के बीजों को रोपित किए होंगे, 4-5 प्रकार के बीजों को बोएंगे और देखेंगे कि किस बीज में कितने दिन के पश्चात अंकुरण हुआ। ये टाइम भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। पता करो, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? तो हाँ बच्चों, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, वो बिना बीज के ही उगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुलाब का पौधा अपने घर में लगाना हो, कलम तैयार करनी हो, तो क्या करेंगे? गुलाब के बीज बोएंगे या फिर उसकी कलम लगाएंगे। बच्चे जानते हैं गुलाब के हम लोग बीज नहीं बोते हैं, गुलाब की कलम लगाते हैं। तो पौधों के ऐसे बहुत सारे भाग हैं। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तने से पैदा हो जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो पत्तियां किसी पौधे की जमीन में गाड़ दी जाएं तो पत्तियों से नया पौधा जन्म लेते रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर पौधा बीज से ही पैदा हो। अब आगे बताया जा रहा है शिकारी पौधे। तो बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना पोषण कीड़े मकोड़ों को खाकर पूरा करते हैं, जिनमें से आपकी बुक में भी एक पौधे का चित्र बना हुआ है, एक कलश पादप का चित्र बना हुआ है, निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस का जो पौधा है ये कीड़ों का शिकार बच्चों करता है। इसकी आकृति आप देख रहे होंगे कैसे है, ये देखिए इसकी आकृति।
कुछ ऐसी है। ये इसकी आकृति घड़े के समान है ना सर। और इसके ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना लगी हुई। जैसे ही कोई कीड़ा इसकी गंध से आकर्षित होकर इसके निमाने पे बैठता है तो वह स्लिप करके इसके किनारे पर चिकना चिपचिपा पदार्थ, इसके जो आपको घड़े की जैसी संरचना दिख रही है, इसके किनारे में चिकना पदार्थ है जिससे कीड़ा क्या है फिसल कर अंदर गिर जाता है। और ऊपर जो एक ढक्कन जैसी संरचना एक पत्ती दिखाई दे रही है वो इस घड़े के मुंह को बंद कर देती है। जब तक अंदर कीड़ा जिंदा रहता है, हिलता डुलता रहता है, तब तक ये ढक्कन उसका नहीं खुलेगा। और इस घड़े जैसी संरचना के अंदर, नेपेंथिस के पौधे के अंदर कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं जो उस कीड़े का, जो मरे हुए कीड़े को पचाकर अपना पोषण पौधे कर लेते हैं। वैसे पौधे दलदली स्थानों पर अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो पोषण है वो जमीन से पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाते, तो इस प्रकार से पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधे भी होते हैं। इसके बाद आगे देख रहे हैं कि इतने सारे बीज, तो तरह तरह के रंगों के यहाँ पर बीज आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रुप में। तो अलग अलग रंगों के, काले, लाल, सफेद और हरे रंग के बीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी तरह तरह के बीजों को अपने घरों में देखे होंगे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के बीज, है ना। कुछ छोटे बीज, कुछ बड़े बीज, कुछ लंबे, कुछ चपटे, कुछ गोल, कुछ इतने बारीक और इतने छोटे कि फूंक मारो तो दूर तक उड़ जाए, इतने हल्के भी बीज होते हैं। तरह तरह के बीजों को आप भी घर में अपने देखे होंगे। घुमक्कड़ बीज, ठीक है बच्चों। कई प्रकार के बीज ऐसे होते हैं जो घूमते रहते हैं, इतने हल्के होते हैं कि पेड़ से उड़कर वो घूमते रहते हैं। जैसे धतूरा के जो बीज हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कैसे उनमें रेशे पाए जाते हैं, जो वो रेशों की मदद से हवा में उड़कर उनका बीज भी पीछे लगा होता है तो दूर तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारे बीज हैं। कुछ बीज पानी में तैरकर दूर तक पहुंच जाते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जानवरों के शरीर में चिपक कर दूर तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपके पालतू जानवर जंगल में चरने के लिए गए और जब वो जंगल में घूमकर चरते हैं तो तरह तरह के वहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनके बीज भी तरह तरह के, बहुत सारे पौधों के बीज हुकनुमा होते हैं, है ना। उनमें कांटे ऐसे लगे होते हैं कि जानवरों की पूंछ में, उनके शरीर में वो चिपक जाते हैं। और वह जब जानवर शाम को अपने गांव में लौटते हैं तो अपने साथ जंगली बीजों को भी ले आते हैं। तो वो जंगली बीज आपके खेतों में, आपके घर के आसपास उगकर नए पौधों को जन्म देते हैं। इस तरह से किसी एक स्थान के बीज दूर तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो कुछ पेड़ पौधे नदी के किनारे होते हैं, उनके बीज क्या है, नदी पे गिरते रहते हैं, नदी के पानी में झड़ते रहते हैं और वो नदी के पानी के साथ बहकर दूर तक पहुंच जाते हैं। और कई बार तो आप लोग भी बीजों को दूर तक ले जाते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए जाएं और साथ में अपने जामुन लिए हुए या बेर लिए हुए, तो बस रास्ते में बेर खाते गए, जामुन खाते गए, कार में बैठकर उसके बीजों को बाहर फेंकते गए। तो इस तरह से भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पशु पक्षियों के द्वारा भी पहुंच जाते हैं। पशु पक्षी क्या है, पक्षी क्या करते हैं, तरह तरह के बीजों को खाते रहते हैं और उनके मल के साथ, है ना, बीज जगह जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से बच्चों बीजों का प्रकीर्णन होता है, बीजों का फैलाव होता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे आगे, कौन कहां से आए। एक पोयम लिखी हुई है, एक कविता लिखी हुई है और इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कौन से बीज कहां कहां से आए। तो आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को यदि पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे।
है ना। बहुत ही आसानी से कुछ प्रश्नों को आप कर लेंगे। तो इस पोयम को सभी बच्चों को याद करना है। 2-4 लाइन मैं भी पढ़ रहा हूँ। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो इस पोयम को सभी याद कर लेंगे, बड़ी सी पोयम है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न इससे भी आ सकते हैं, पोयम से, है ना, कि मिर्च किस देश से आई। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है कि चीन से किस चीज का बीज हमारे देश में आया। तो इसका जवाब इसी पोयम पे है कि सोयाबीन चीन से आई। इसी प्रकार बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, ये भाई बहन सब देसी। तो हमारे देश की फसलें। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, अब धूम धाम लौटी अपने देश, इसमें है गुण कई विशेष। तो चीन से जो सोयाबीन आई है, इसमें बहुत सारे गुण भी हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो बहुत सारे बच्चों पाउडर, है ना, जो बाजार में पाउडर मिलते हैं ताकत के लिए, प्रोटीन के लिए, उसमें सोयाबीन की अच्छी खासी मात्रा होती है, वो सोयाबीन से बने होते हैं। तो इस पोयम को सभी बच्चे याद कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि बीज अंकुरित कैसे होते हैं, कितने प्रकार के बीज होते हैं, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते कैसे, क्या शिकारी पौधे भी होते हैं, ये बात भी हमने इस पाठ में जानी, और किस देश से कौन कितने प्रकार के बीज आए। इन सब बातों की चर्चा आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते सर।